अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा है रूस। कल तो आपने सुनी, बहुत तफसीली इसके ऊपर तबसरे भी सुने और जो इसकी टाइमिंग के हवाले से सवालात उठाए जा रहे थे। अब जो कुछ वजाहत है वो ये है कि इसका एलामिया जारी कर दिया गया है। जो एक तवील मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान और रूसी सदर के दरमियान, उसमें जो गौर तलब बातें, एक तो ये कहा गया कि तवानाई, तिजारत, अफगानिस्तान और इलाकाई सूरत हाल के ऊपर और इस्लामोफोबिया के ऊपर तबादला ख्याल हुआ दोनों सरबराहान के दरमियान। लेकिन साथ ही जो पाकिस्तान की तरफ से वाज़े तौर पे ये कह दिया गया कि जो यूक्रेन के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर हम अफसोस का इजहार करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सिफारतकारी जो है वो फौजी तनाज़े को टाल सकती है। तो उसके ऊपर एक अफसोस के इजहार की बात जो कहा जा रहा था कल तक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर थे, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है कि हम इसको कैसे कंडेम करें जब पूरी दुनिया कर रही है। एक तो ये मामला हो गया। अब इसके ऊपर हम आज ये बात करेंगे कि जो एलामिया सामने आया और जो हुकूमत की तरफ से बात कही जा रही है कि पहले से तयशुदा था, अब ये समझ लिया जाए कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, या फिर अब आगे हमें मुस्तकबिल में इसके कोई असरात सामने आते हुए नजर आएंगे। दूसरा, इसके अलावा हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज कुछ दिन पहले से पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से आप गुफ्तगू सुनते आ रहे हैं प्रोग्राम्स में, उसके खिलाफ बहुत आवाज़ें उठ रही थी और हुकूमत को एक कदम पीछे भी उससे जाना पड़ा। अदालत के भी बड़े सख्त रिमार्क्स थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के। आज नून लीग एक दरख्वास्त जो लेकर गई थी उसको नाकाबिले समात करार दे दिया और इसके ऊपर भी बड़े रिमार्क सामने आए जस्टिस अतर मिनल्ला के। उन्होंने कहा कि हुकूमत में होते हुए सब यही करते हैं कि पहले ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, फिर पार्लियामेंट से मंजूरी लेते हैं। तो आप जो किरदार अदा करना चाहते हैं वो जाकर पार्लियामेंट में अदा करें। इसकी क्या अहमियत है, हम इस बारे में भी बात करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा मुल्की जो सियासी मंजरनामा है उसमें मुलाकातें हफ्ता भर आप देखते रहे, उससे पहले भी चलती रही, चाहे अपोजिशन हो या फिर इत्तेहादी हो, अपोजिशन की इत्तेहादियों से मुलाकातें हों या फिर सीएम पंजाब की कोशिशें हों, ये तमाम मामलात रहे। हुकूमत बज़ाहिर खारजा महाज के ऊपर अपने आप को पुरएतमाद ज़ाहिर करने में लगी रही, प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें बिजी थे, लेकिन आज वो भी मुलाकातें कर रहे हैं। जो 2 दिन वो मुल्क से बाहर रहे उसमें जो कुछ होता रहा उसके हवाले से एक खबर ये सामने आई कि काफ लीग ने पीपल्स पार्टी के सामने अपना चार्टर ऑफ डिमांड सामने रख दिया कि आप पंजाब की वजारत आला हमें दे दें। लेकिन उसको बाद में काफ लीग की तरफ से इस खबर को रिफ्यूज़ कर दिया गया, उन्होंने तरदीद कर दी इस खबर की। लेकिन एक ये सूरत हाल हमारे सामने ज़रूर है कि मोनी सिलाही ने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने कहा कि हम आपके साथ निभाने के लिए आपके साथ बनाया है। उसके बाद कामिल अली आगा साहब ने कह दिया कि उनका ज़ाती कमेंट था। तो अब किस तरीके से देखा जाए जो ये मुलाकातें हो रही हैं और हुकूमत का जो इत्मीनान है क्या वो ठीक है, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी साहब, जैगम खान साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे हमने रब्ता किया है, रूस में मौजूद है मेहर बुखारी साहिबा जो कि सीनियर एंकर हैं और सहाफ़ी हैं और किसी तारफ़ की यकीनन तज्ज़िया आप मोहताज नहीं हैं, लेकिन आपने ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है इसको कवर किया उन चंद सहाफ़ियों में से के साथ आप भी मौजूद थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इस दौरे को कवर कर रहे थे और नज़र रखी हुई थी। तो पहले मरहले में प्रोग्राम के हम बात कर लेते हैं इस विज़िट के हवाले से और मैं मेहर आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगी ये जानने के लिए, ताकि हम जो बातचीत आगे करें शहजाद साहब से और जैगम साहब से तो उस हवाले से ही हम करें। पहले तो ये बताएगा आपने कैसे ऑब्जर्व किया कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पहुँचे उसके बाद पुतिन की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाना, और हर जगह पाकिस्तान में तो खासकर ये बहस थी और इंटरनेशनली भी थी कि ऐसे मौके पे प्राइम मिनिस्टर साहब का मॉस्को में पुतिन के साथ नजर आना कैसा साबित होगा। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब के क्या तासुरात देखे या उनके साथ वफ्द में शामिल अफराद के अंदर आपने ये कंसर्न देखा कि हम इसको कैसे पुल ऑफ करेंगे अब इस मौके पे इस मुलाकात को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी इधर, मगर ये वजीर आजम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये बहस तो पिछले 10 दिन से छिड़ चुकी थी पाकिस्तान में भी, मगर तब ऑफिशियल स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया गया था और तब अभी भी मेरी गो राउंड था एक डिप्लोमेसी का, सफारतकारी का, कि किसी तरह सदर को पुतिन को कन्विंस कर लिया जाए, किसी तरह ये एस्केलेट ना हो। मगर इस पूरी फिजा में एक फैसला किया हुकूमत ने जो तब भी मेरी नजर में और स्टिल ही रीच्ड है, तब भी मेरी नजर में था कि सही है, बिकॉज हमारे कुछ अपने गोल्स हैं, उन गोल्स के ऊपर भी बात करते हैं। मगर जो स्पेसिफिकली आपने सवाल पूछा कि मगर क्या हुआ जब वो पहुंच गए, बिकॉज सूरत हाल तो अक्सर तब्दील हो गई ना। जब वो पहुंचे बड़े खुशी से पहुंचे, फैसला किया था उस पर कायम थे। अगली सुबह जब उठते हैं वजीर आजम, आंखें खोलते हैं, टीवी स्विच ऑन करते हैं, हेडलाइंस देखते हैं, तो एक अफरा तफरी मच गई। एक हंगामी बुनियादों के ऊपर उन्होंने कॉल किया अपने एडवाइजर्स को
कनेक्ट करना शुरू कर दिया, इवन थ्रू पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से एडवाइजर्स को, मोईद यूसुफ को बुलाया गया कमरे के अंदर, कुरैशी साहब भी बैठे और अपने मुशीरान के साथ ये फैसला किया गया कि अब क्या करें। पहले तो सूरत हाल ट्रिकी थी, अब तो सूरत हाल ट्रिकी सी भी एक स्टेप आगे चली गई है। देयर इज एन ऑफिशियल मिलिट्री एक्शन एंड एन ऑपरेशन व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड इन द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग बाय द प्रेसिडेंट, जिससे आज हमने मिलना है। तो ये सिर्फ पॉस्चरिंग का मसला नहीं, ये तो फ्रॉम ट्रिकी ऑप्टिक्स टू टेरेबल ऑप्टिक्स बात तब्दील हो गई ना। तो बिल्कुल तशवीश थी, इन लोग बिल्कुल मुशावरती अमल किया। पाकिस्तान में खबर भी छिड़ी के दौरा मंसूख करने की सोचा जा रहा है, मगर ये सच नहीं है। एट एनी पॉइंट ये बात नहीं हुई कि अब दौरा मंसूख कर लें। ये डिस्कशन हुई कि इसको बेस्ट हैंडल किस तरह किया जाए, क्योंकि अब प्रेशर आएगा, सवाल उठेंगे, और इसका फैसला इन लोगों ने ये किया कि कोई जो मीडिया इंटरैक्शन है उसको कैंसिल कर दिया जाए, और एक इधर फॉरेन अफेयर्स के रशियन फॉरेन अफेयर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट को 1 घंटे का इंटरव्यू देना था, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो और ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी टाइट रोप, वेरी ट्रिकी लाइन कि इसको किस तरह हैंडल किया जाए। मगर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी जो आई फील कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो डॉज नहीं करते सवाल को, बिकॉज हुकूमत में रहते हुए लोग ये नहीं समझ पाते कि जब आप डॉज करते हैं तो आप खुद एक्सपोज हो जाते हैं। वो डॉज नहीं करते। तो उनसे भी जब बात हुई, उन्होंने कहा यार अगर मैं ये कहूँ कि ये डिस्कस नहीं होगा सदर पुतिन के साथ तो ये तो गलत बात है, झूठ होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट, आई थिंक एवरीबडी इन मीडिया रिस्पेक्ट्स दैट कि आप खुल के बात करें। तो यूक्रेन पे बात तो होनी थी, ये एतराफ भी किया वजीर इत्तलात ने कि बात होगी, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे। तो आपके सवाल का जवाब तो ये है कि इस्तकबाल भी अच्छा था, मगर सिचुएशन जो है वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में वजीर आजम जो है अनएक्सपेक्टेडली डल गए द मॉर्निंग ही वोक अप। जी, जिसको कल शहजाद साहब आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर तबसरा अपना पेश किया और कहा कि मामू बना दिया गया हमें इस हवाले से। अब अगर शहजाद साहब हम एक कदम आगे होकर बात करें, एलामिया सामने आ गया, ऐसा महर बता रही है कि बड़े तरीक़ाकार के तहत ये मेक श्योर किया गया कि मीडिया इंटरेक्शन भी ना हो और इंटरव्यू भी नहीं दिया गया, तो कोई प्रॉब्लमेटिक बयान भी हमें सुनने को नहीं मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि बस गुजर गई जो होनी थी, या फिर आप समझते हैं कि अभी भी नताइज का हमें इंतजार करना होगा और फिर कोई हतमी बात हो सकेगी? अब्सा थैंक यू। मेरा ख्याल है महर ने 3 अल्फाज बड़े इंटरेस्टिंग इस्तेमाल किए अपने कमेंट्स के अंदर। शायद उनको महसूस ना हो कि हुआ हो, लेकिन उन्होंने बहुत ही इलस्ट्रेटिव, बहुत जो कि बता देने वाले। पहले उन्होंने कहा कि जब ये फैसला हुआ उस वक्त ये ट्रिकी था, यानी एक रिस्की वेंचर था प्राइम मिनिस्टर का ये फैसला करना। भले बहादुर हो, भले करेजस हो, लेकिन उन्होंने एक रिस्की फैसला किया, ट्रिकी फैसला था टू विजिट रशिया। नंबर 2, जब वो वहां पहुंच गए और जंग स्टार्ट हो गई तो कॉम्प्रोमाइजिंग हो गया, यानी लगा कि जैसे वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, उनकी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने एकदम से इजलास बुलाया और सारा कुछ इसको डिस्कस किया। और तीसरा जो उनका समेशन थी इसकी, जो बंद करते हुए खुलासा उन्होंने कहा कि ऑकवर्ड था। अच्छा, अब इन 3 चीज़ों की आप देखें किस तरीके से डिटीरियरेट हुआ है, फ्रॉम रिस्की टू कॉम्प्रोमाइजिंग टू ऑकवर्ड। अच्छा, यही चीज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, एग्जैक्टली यही चीज बात कर रहे थे। देखिए, कोई भी दौरा, कोई भी फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव 4 चीजों से पहचाना जाएगा मेरी नजर के अंदर। सबसे पहले सब्सटेंस। चले, कई दफा सब्सटेंस नहीं होता क्योंकि आप शुरू कर रहे होते हैं तल्लुकात को, इनिशिएटिव होता है, लेट्स टेक इट लाइक दैट, एक इनिशिएटिव है। लेकिन उसके बाद 3 उसके और बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, टाइमिंग, ऑप्टिक्स और इमेज। अच्छा, अब आप चारों चीजों के ऊपर आप इस दौरे को उसका जो अलामिया हुआ उसको छोड़ के उसके रिजल्ट्स के इंतजार में, हमें पता है ऑलमोस्ट, अब पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये 4 चीजों पे आप मेजर कर लें। सब्सटेंस क्या हुआ, वी हैव नॉट गेन्ड एनीथिंग। अगर वो नॉर्थ साउथ पाइपलाइन तो उसके बारे में मार्च में अभी एक और मीटिंग होगी, तो उसके बाद फैसला होगा कि आया कबूल हुआ या एक्सेप्ट हुआ या एग्री हुआ या नहीं हुआ। सो दैट इज एज फार एज सब्सटेंस इज कंसर्न। टाइमिंग्स, उसके ऊपर बहस हो चुकी। आई थिंक महर ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमें उसके बारे में बताया, हम सब लोगों ने कुछ इस तरह के यहाँ तर्जीह दिए। ऑप्टिक्स, वहाँ नजर आए एक वॉर कैपिटल के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर स्टैंडिंग विद प्रेसिडेंट पुतिन, उस मॉस्को में जहाँ से वॉर ऑर्डर्स इशू हो रहे थे कि इतने बॉम्ब चले जाएंगे, वहाँ ड्रॉप करो, इसको टारगेट करो एक सॉवरेन कंट्री के खिलाफ। इसको प्रेसिडेंस के तौर पे देखिए आप, इसका खतरा प्रेसिडेंस के तौर पे भांपिए दुनिया भर में, और फिर देखिए कि दुनिया किस दहाने पे खड़ी है और कोई माई का लाल नेटो से, यूरोपियन यूनियन से, किसी जगह से आगे नहीं बढ़ा उसको रोकने के लिए। इसका मतलब आप जो मर्जी कर जाए कोई नहीं रोकेगा। सो लुक एट द ऑप्टिक्स, लुक एट द इमेज, व्हाट इज पाकिस्तान इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आज आपने शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, डिफायंट, डिफेंसिव,
डिफाइंट एंड डिफेंसिव। क्यों डिफाइंट एंड डिफेंसिव? बिकॉज वी मेड एन एरर, हमसे गलती हुई है, अब हमें एक बहादुरी का शक्ल दिखानी है और उसको फेस ऑफ करना है। सबसे पहली बात यही है। ज़ैगम साहब, जी 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 सॉरी जी, आप मुकम्मल कर ले शहजाद साहब जी। हाँ, मैं क्विकली खत्म कर लेता हूँ। ये करना कि गलती हो गई, अल्लाह करे इसका नुकसान कमतर हो, और उसको कमतर करने की कोशिश आते ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। ज़ैगम साहब, अब ये रवैया मामला हमें इस हद तक भी नजर आया, अगर हम कंपेयर करें, प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका से आए थे वापस ट्रंप साहब से मिलके, तो उसके बाद बड़ा सेलिब्रेट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने भी अल्फाज यही रहे कि मुझे लगता है मैं वर्ल्ड कप एक बार फिर से जीत के आया हूँ। लेकिन अभी खामोशी खामोशी, हश हश जिसको कहते हैं, उस तरीके से देखा गया, जिसने आज बड़ा मोहतात किस्म की बात और मोहतात एलामिया भी है। लेकिन हुकूमत की इस बात को, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अंदाज और उनके देरीना जो एक ख्यालात रहते हैं, उसके साथ भी बड़ा मुशाबत रखता है। वो ये है कि हम वेस्ट के जाविये से नहीं देखना चाहिए हमें अपने हर इकदाम को जो हम करते हैं। फिर उसके अलावा कहते हैं कि हम एक डेवलपिंग मुल्क हैं, अपने मफाद की खातिर देखेंगे। हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी यही कहती है कि हमें जिधर मफाद हासिल हो इकोनॉमी के हिसाब से हम वहाँ पे जाएं। और फिर अमेरिका ने भी बड़े इकदाम किए हुए हैं कि दुनिया ने उनसे मुंह फेर लिया। इन हालात के हवाले से जब वो डोमेस्टिक जो अपनी हमारी पाकिस्तानी अवाम है उनके सामने रखते हैं इस बात को, तो फिर उस पर कितना वजन होता है? एक आम अवाम के हिसाब से भी देखा जाए इन इकदाम को, या फिर हमारे अवाम तो इस तरीके से नहीं सोचते कि इंसानी हुकूक की कहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है, या दुनिया में किस मुल्क का किसके साथ क्या ताल्लुक है, तो हम सिर्फ अपनी फिक्र कर रहे हैं। ये पीटीआई की हुकूमत सामने रखती है। देखिए, अब सा डिप्लोमेसी उस वक्त बहुत खतरनाक हो जाती है जब कोई हुकूमत डिप्लोमेसी को पॉपुलिज्म के लिए इस्तेमाल कर रही होती है। अवाम पे नजर रख के डिप्लोमेसी करना तो मेरे नजदीक जो है वो बहुत ही घाटे का सौदा हो सकता है। आपको जो डिप्लोमेसी करनी होती है, जैसे आपने कहा कि कौमी मफादात के लिए करनी होती है, वो बिल्कुल ठीक है। कौमी मफादात के हवाले से हमें बैलेंस रखना है, लेकिन क्या कौमी मफादात के एतबार से ये विजिट ठीक था? जैसे मेरे दोनों कोलीग्स ने कहा कि बिल्कुल ये एक डैमेज हुई है और अब डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जब वज़ीर आज़म साहब जा रहे थे तो उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था, और हमारा ये ख्याल था कि इस वक्त शायद ये दौरा मनसूख करना ठीक नहीं होगा। फ्रैंकली जो फॉरेन ऑफिस उसे बेहतर अंदाज़ा होना चाहिए था, वो ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं। अमरीकी कह रहे हैं कि हमने पहले ख़बरदार भी किया था, लेकिन उससे जो ऑप्टिक्स जनरेट हुए हैं वो इतने डिज़ास्ट्रस हैं। और आपने कहा कि कोई उन्होंने बात नहीं की, इनफैक्ट ऐसी बातें वज़ीर आज़म ने कह दी हैं अपनी रूटीन को बरकरार रखते हुए। एक तो आप वो क्लिप देखिए कि जब वो जहाज़ से उतरते हैं, जो एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे हैं कि वो यानी जंग की सिचुएशन पे अपनी एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इसको कैसे लिया जाएगा। फिर उन्होंने आरटी को, जो रशियन टेलीविजन है, उसको इंटरव्यू दिया। उसमें उनका जो एंटी वेस्टर्न नैरेटिव, जो इस वक्त उनको हर वक्त एक बज़वर्ड बन गया है, जिसको वो बार बार दोहराते रहते हैं, जिसका ये बिल्कुल मौका नहीं था इन हालात में, उन्होंने फिर से वो एंटी वेस्टर्न बातें जो हैं वो दोहराई हैं, एंटी अमेरिकन बातें उन्होंने की हैं। तो हमारी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। रशिया हमारे लिए बिल्कुल अहम है, ताल्लुकात बनाने ज़रूरी हैं। 10 साल से एक प्रोसेस चल रहा था, और शहजाद साहब की टर्मिनोलॉजी में ये एक इनिशिएटिव था। ज़ाहिर सब्सटेंस ज़्यादा नहीं था। आमतौर पे सरबराहों के जो विजिट होते हैं बहुत सब्सटेंस नहीं होता, पहले से बहुत सी चीज़ें तय होती हैं। और इसमें तो वैसे भी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मफादात रूस में नहीं है, हम तो आगे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें लेना चाह रहे हैं। नॉर्थ साउथ पाइपलाइन में तो विजिट हो या ना हो उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे लिए सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट है, उस पे रूस का बहुत ज़्यादा असर है। हमारे लिए अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा अहम है, रूस बहुत बड़ा प्लेयर है अफगानिस्तान में, हमने मिलके उसके साथ काम करना है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं थी जो अर्जेंट हो। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जो फॉरेन ऑफिस है उसको कोई ना कोई बहाना बनाकर इसको रोकना चाहिए था। हमारा काफ़ी सारा इसमें डैमेज हो गया है। ज़ैगम साहब, बिल्कुल ये बात भी है। अब ये तो हो गया दौरा, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ पे भी बड़ी नज़र थी, जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जो साथ मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वफ्त में वज़रा या तर्जुमान, उनको भी अपने अल्फाज का चुनाव, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक्साइटमेंट वाली बात, ये दोनों चीज़ों के ऊपर नज़र थी। लेकिन ट्विटर के ऊपर किस किस्म के पैगाम थे वो मैं थोड़ी देर में उसके ऊपर आती हूँ। मेहर, अब आपने एक तो हमें अपने आप अभी भी रशिया में ही और आपने वक्त दिया, एक तो मैं दोबारा उसके लिए आपकी मशकूर भी हूँ। अब आप ये भी कह दीजिएगा कि इस वक्त आप वहाँ पर क्या सिचुएशन देख रही हैं, क्योंकि यूक्रेन में तो हालात ख़राब होते जा रहे हैं,
हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं वो भी बड़ा इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कोई तरीकाकार उनको नहीं एम्बेसी की तरफ से बताया जा रहा। एक तो इसके ऊपर कॉमेंट कीजिएगा, दूसरा एक लास्ट कॉमेंट अपना इस पर भी कीजिएगा कि जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब और पुतिन साहब की मुलाकात जारी थी तो इसको किस तौर पर दिखाया गया कि पुतिन, एक तो वेस्ट के मीडिया ने ये कहा कि वो अपने जिस तरह बिजनेस एज यूजुअल के तौर पे चला रहे हैं, या आपको नजर आया कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं रशियंस प्राइम मिनिस्टर साहब के इस दौरे को, इस मौके पर वहां मौजूद होने को? अब से पहले मैं जल्दी से कमेंट कर दूं, आई टू अ लार्ज एक्सटेंट एग्री विद जो पैनलिस्ट ने अभी कहा है, बट आई आल्सो वुड लाइक टू ऐड कि देखिए एक कंसर्टेड डिसीजन मेक की थी इधर वजीर आजम ने इधर आने की वो, और अगर ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च ना होता, ये अनाउंसमेंट ना होती, ऑल वुड हैव गॉन डाउन वेल। हम अभी बात कर रहे हैं कि भाई डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है, ये प्रॉब्लम हो रही है। मुझे आई पर्सनली इन माय हम्बल ओपिनियन डोंट सी दैट, बिकॉज अभी तक तो चाइना ने भी नहीं स्नब किया, इंडिया ने भी नहीं कंडेम किया, तो मेरा मतलब है कि हम तो इस लाइन में अभी नीचे हैं, हमारी ज्यादा भी टेंशन नहीं दुनिया ले रही। मगर दैट बीइंग सेड, हमारी जो रिसेंटली तैयार पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिक्लेरेशन है उसको आप देखें तो बेगम साहब ये भी सही कह रहे थे, सेंट्रल एशिया हमारा फोकस है, हमारे जियो इकोनॉमिक पिवट का, टू मूव फॉरवर्ड फॉर प्रोडक्टिविटी, टू एक्सपैंड, वी नीड टू फोकस ऑन दिस। जिस तरह सर्द मेरी का हम शिकार हैं वॉशिंगटन की तरफ से, वी नीड टू बी डूइंग दिस एट दिस टाइम। मैं अगेन इसके मेरिट्स के ऊपर तो डिस्कशन हो सकती है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि एक ऐसे वक्त में रशियन चाइनीज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो सर्व कर रही है एक जॉइंट इंजन के तौर पे, एक इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वी हैव टू एक्ट फास्ट एंड वी हैव टू मेक आवर ओन प्लेस एज वेल। ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी, दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच नीड टू बी डेल्ट विद। एंड मुझे अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर लेतो लाल से काम नहीं लेना चाहिए किसी भी हुकूमत को, कोई भी हो, तो वो गलत ना होगा गिवन हमारी मुआशी सूरत हाल क्या है, गिवन सूरत हाल खित्ते की कैसे तब्दील हो रही है। रशियन इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो मेंटेन कर रही हो ख्वाह बैलेंस आपका यूरो एशिया के अंदर, मगर एसेंशियली आप देख रहे हैं कि देखिए रशिया इज मूविंग फॉरवर्ड विद चाइना अपने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स में, इंडिया के साथ भी ये काम जारी है। हम अगर एक चीज कर रहे हैं, मगर अब फॉलो अप की बात है ना, तो मैं एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता कि हम एक बड़ी बुरी सूरत हाल में आ गए हैं और अब हमें डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। आई थिंक बाय एंड लार्ज इट अब हो गया, एंड किसी ब्लूपर और बड़ी गलती किए बगैर हुआ है फ्रैंकली। इधर आके नोइंग खान साहब एंड हिज लूज बॉलिंग एंड वर्बल जो भी उनका दिल करता है वो बोल देते हैं। हमने अमेरिका में भी देखा है, दीगर ट्रिप्स के ऊपर भी देखा है, तो वो इस तरह का उन्होंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की कि जिसके हमें लेने के देने पड़ जाए और जस्टिफिकेशन का एक नया राउंड शुरू हो जाए। अब आप कह रही हैं ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल है। 50 से ज्यादा इधर शहरों के अंदर जो है प्रोटेस्ट शुरू हो चुकी हैं, तकरीबन 2000 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मैं इसलिए इन प्रोटेस्ट का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इवन दो इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स द पॉपुलेशन देखते हुए शायद ये आटे में नमक के बराबर हो, मगर एक रिप्रेसिव रिजीम के अंदर इतने लोगों का भी बाहर निकलना, इट स्पीक्स वॉल्यूम, बहुत बड़ी चीज है ये। अभी ऑन ग्राउंड जो है, मैं सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच चुकी हूँ, इधर कल भी प्रोटेस्ट हुई है, एक नई प्रोटेस्ट इधर प्लान हो रही है, आई एम इंशाल्लाह गोइंग टू बी कवरिंग दैट एज वेल। लेकिन रशियन फोर्सेस जो है वो क्लोजिंग कर चुकी हैं आपकी यूक्रेन के कैपिटल के ऊपर। बॉम्बिंग जो है वो तवातर से जारी है, बल्कि इंटेंसिफाई होने की भी खबरें। 140 से ज्यादा लोग जो हैं वो यूक्रेन में मारे जा चुके हैं। आपने सारे मनाजिर देख लिए होंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी कि लोग किस तरह इवैक्यूएट कर रहे हैं। एक बड़ा दिल दहला देने वाली एक सूरत हाल है। तो मगर एट द सेम टाइम रूसी सदर ने नेगोशिएशन के लिए रजामंदी दिखा दी है। अब वो जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। ऑफ कोर्स कितनी जल्दी होती है ये अभी नहीं मालूम। अभी हिट लिस्ट पर यूक्रेनियन सदर जो हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी अभी तकरीर की है कि मैं हिट लिस्ट पे हूँ, मेरा खानदान हिट लिस्ट पे है, मगर मैं कायम खड़ा हूँ, अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो यूक्रेनियंस आर पुशिंग बैक, वो इतने लाइन डाउन नहीं ले रहे। बट एसेंशियली इसकी सोल्यूशन क्या है? अपनी डिमांड्स में रूसी सदर कायम है। वो चाहते हैं कि भाई डी वेपनाइज किया जाए और नेटो की मेंबरशिप अपने आइन से निकाल दी यूक्रेन। ये दो चीजें, ये बातें कितनी जल्दी गुफ्तगू होती है, क्या होता है, सैंक्शंस आर बीइंग स्लैप्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ये भी आप खबरें देखती होंगी जी। बैन अक़वामी दुनिया तो बेस्ट तो जी एब्सोल्युटली बिल्कुल इसके ऊपर देखना होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस दुआ के साथ कि आपका ये सफ़र खैरियत से मुकम्मल हो। आपका बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। आपने बुखारी की ये दो अहम बातें कि एक तो ये ट्रिकी था दौरा जाने से पहले से ही, लेकिन बगैर किसी ब्लूपर्स के ख़त्म हो गया उनकी नज़र में, ये इसकी अहमियत है। जिस तरीके से वो बात कर रही है कि आवाज़ें उठ रही हैं रूस के अंदर से भी, तो यकीनी तौर पर आवाज़ें उठ रही हैं। अब देखना होगा इस हवाले से तो हम आप लोग देखते रहेंगे कवरेज, लेकिन हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे। वापस आके कुछ थोड़ी सी इस बारे में भी बात करेंगे और फिर हम अपनी मुल्की
सियासी सूरत हाल की तरफ आएंगे। अदम एतमाद का एक चैलेंज मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मौजूद है। बाहर के मामलात अगर दौरा सही तरीके से ख़त्म हो भी गया, लेकिन मुल्क के अंदर एक चैलेंज जो उनके लिए मौजूद है, उस पर बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे के हवाले से। मैं सिर्फ एक और मजीद सवाल इसके ऊपर करूंगी, फिर हम दूसरे मौजू की तरफ जाएंगे। ज़ैगम साहब और शहजाद साहब, अगर आप लोग मुनासिब समझे इसके ऊपर कमेंट करना। ये मेरा एक एडिशनल सवाल होगा, ये जिस मौजू पे हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ है, थोड़ा हट के उससे जो डिबेट चल रही थी दौरे के हवाले से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो लोग मौजूद थे वफ्द के अंदर, ये बात जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, कहा जा रहा था कि एक एक लफ्ज़ जो है बड़ा तोल के बोलना होगा सबको, और उसी में शामिल होता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी जो आप उस वक्त कर रहे होते हैं। तो इस किस्म के बयानात आए कि अगर किसी ने टाइमिंग पे सवाल उठाया तो शहबाज गिल लिखते हैं कि आपकी तरह अपने पैसे बचाने की खातिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को गिरवी नहीं रखा, जो वेस्ट में आप लोगों का पैसा मौजूद है। फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि इतना पैसा मगरिब में है कि सांस रुकी हुई है, फिक्र ना करें, पाकिस्तान का मफाद तहरीक इंसाफ की सुप्रीम पॉलिसी है। तो ज़ैगम साहब, पहले अगर आप कहिएगा, सिफारती दौरे पे होते हुए जो शख्सियात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ थी, उनकी तरफ से वेस्ट को अगर इस तरीके से डिमोनाइज करके पेश किया जाए ऐसे मौके पे, क्योंकि नजरें होती हैं कि जो उनके साथ लोग मौजूद हैं, मीडिया भी देखता है कि वो क्या बात कह रहे हैं, उसको हम खबरों का हिस्सा बनाएं, तो इसको हम एक पॉलिसी समझा जाए, एक पॉलिसी के तहत हमारे वुज़रा भी अब इस किस्म की बात करते हैं। अगर ये पॉलिसी है तो इंतहाई अहमकाना पॉलिसी है, और अगर वो पॉपुलिज्म के लिए इसको लिए यूज कर रहे हैं तो और भी खतरनाक है। आप देखिए आपके मफादात कहाँ पर हैं। रूस के साथ वो कहते हैं कि वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश, कि जो आपके हाथ में है उसको आपने पहले प्रोटेक्ट करना है। आप जरा कंपैरिजन कर लीजिए कि आपके वेस्ट के साथ क्या मफादात हैं और आपके रूस के साथ क्या मफादात हैं। वेस्ट में आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स का 50% जो है वो वेस्ट को जाता है। अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ आप ट्रेड फायदे में है, आधी आपकी एक्सपोर्ट्स वेस्ट में जाती हैं। रूस को आप सिर्फ $70 मिलियन की एक्सपोर्ट जो है आपने की है इस साल का, जो पहले 6 महीने थे आपके इकोनॉमिक ईयर के, इतने मामूली। इसके अलावा आपकी कोई उनके साथ ट्रेड नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। आप उनके साथ डिफेंस थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की मार्केट उनको ज्यादा वारे खाती है। वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड असला इस वक्त भी भारत को देते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि वो इंडिया उनका हक जो है वो बरकरार रहे। इस वक्त तक, जब तक कि हमारा वेस्ट पे डिपेंडेंस है, हम सरमाया वहां से जमा करते हैं, बॉन्ड्स वहां पे हम बेचते हैं, ट्रेड हम वहां से करते हैं, और हमारी एजुकेशन का सारा कुछ वहाँ है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जिनको मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनके बगैर पाकिस्तान इस हालत में तो 1 महीने भी नहीं चल सकता, और अक्सर डेवलपिंग मुल्क नहीं चल सकते। IMF के हाथों आप फंसे हुए हैं। वेस्ट जब चाहे IMF के हाथों गर्दन दबोच ले आपकी। FATF में आपका रगड़ा लगा हुआ है। वर्ल्ड बैंक के कर्ज के बगैर आपका गुजारा नहीं है। ADB के कर्ज के बगैर आपका गुजारा नहीं है। और जब वहां से आपको कर्ज नहीं मिलता या कम मिलता तो उससे 5 गुना सूद पर आप बैंकों से जाके कर्ज लेते हैं, जिससे मुल्क की कमर टूट जाती है। पहले आपकी सिचुएशन तब्दील करें, फिर शौक से आप जितना एंटी वेस्ट होना है हो जाए। मुझे इस वक्त असलम बेग साहब याद आ गए, जिन्होंने 90 की दहाई में स्ट्रेटेजिक डिफाइंस शुरू की थी कि हम चीन के साथ मिलकर वेस्ट को डिफाई करेंगे। नतीजा क्या निकला था कि फौज आपने अमेरिका के साथ भेजी हुई थी इराक के खिलाफ लड़ने के लिए, और दूसरे मुल्कों के कर्ज माफ हो गए, और हम सारा कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाए। अगर हमने फ्यूचर, सबसे बड़ी बात देखिए, कम्युनिकेशन के बहुत ही अहम बात है, और 2 बातें हैं। एक तो जब भी कोई कैबिनेट का मेंबर बोलता है तो वो हमेशा ये समझा जाता है कि पूरी कैबिनेट बोल रही है। दूसरी अहम बात है कि डिप्लोमेसी एक ऐसी लैंग्वेज है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें मुल्कों के माबैन गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह बाकी तमाम, इट्स अ डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट लैंग्वेज, मेजर्ड लैंग्वेज, जिसकी एक एक बात को लोग देखते हैं कि ये कहा गया है तो इसका क्या मीनिंग है। अगर ये बॉडी लैंग्वेज थी तो इसका, और ये इन्होंने जलसा आम लगाया हुआ है डिप्लोमेसी के मैदान में, और उसके नुकसानात आप देखिए सामने आ रहे हैं। एक एक जगह पे हमें नुकसान हो रहा है। हमारे जो करीबी दोस्त हैं वो हमारे खिलाफ है। अब सऊदी अरब को उठा के देख लीजिए, कभी हम कुछ करते हैं, कभी हम मलेशिया में जाके एक नया महाज बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम पे दबाव पड़ता है तो हम मदद करके बैठ जाते हैं, कभी हम एंटी अमेरिकन हो जाते हैं। वजीर आज़म साहब फरमाते हैं कि जनाब अफगानिस्तान ने जो है वो जंजीरें तोड़ दी हैं,
उसके बाद जी, कल सदर मुमलिकत ने भी जी अब सदर कता कलामी की माज़रत ज़ेगम साहब, कल सदर मुमलिकत ने भी ऐसी जी जी आप जी और ऐसे मौके पर बात की ज़ेगम साहब। मैं जी जी अगर आप इजाजत दें मैं शहजाद साहब का भी एक क्विक कमेंट जी जी आप मुकम्मल कर लें जी। मैं सिर्फ एक फिक्रा कहना चाहूंगा कि देखिए सदर पाकिस्तान जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को सिंबलाइज करते हैं, वो गवर्नमेंट को भी सिंबलाइज नहीं करते। स्टेट वो चीज होती है जो परमानेंट है, और सदर साहब भी अगर जो है अपनी जबान में बोलने में एहतियात नहीं करते तो उससे कितना डैमेज हो सकता है वो हम खुद सोच सकते हैं। बिल्कुल शहजाद साहब, कल आपने ये भी बात की कि ये सिफारती सतह पे बड़ा अहम होता है कि आपका मेहमान आया हुआ है, आप किस किस्म का ऐलान उस मौके पे कर रहे हैं। तो एंटी वेस्ट किस्म का अगर मौक़िफ़ अपनाया जाता है और इंडिविजुअल हैसियत में अपनाया जाता है तो इसको फिर क्या एक लोकल आवाम के हद तक पॉपुलैरिटी के लिए अगर इस तरह की बात की जाती है उसके नताइज क्या हो सकते हैं, या फिर हम समझें कि ये ऑफिशियल बयान है और हम चाह रहे हैं दुनिया समझे कि हम इस किस्म की बात कर रहे हैं और इस तरह सोच रहे हैं। आप नहीं देखिए, अब सब पहली बात तो मैं एक क्लैरिफाई कर दूं, जो डिफेंस रिलेशनशिप है ना, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी की रिलेशनशिप है, वो उसके अंदर पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंटली मैनी टाइम्स ओवर उसको आउट डू करती है जो कि हमारी रूस के साथ रिलेशनशिप है। रूस के साथ बहुत कम है और मल्टीपल टाइम ज़्यादा है यूक्रेन के साथ हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप। तो ये से वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हमारा ताल्लुक दोनों मुल्कों में से, तो जब आप ज़रूर बढ़ाएं, अच्छी बात है। हम 30 साल से कोशिश कर रहे हैं रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की। रूस ही इसके आड़े आता रहा, वो पीछे हटता रहा, भारत का वजह बना लेता था कि नहीं हम उनको नाराज नहीं कर सकते, और हमेशा हमसे दूरी इख्तियार करता रहा, हम ही उसके पीछे लगे रहे। लेकिन फिलहाल अब इस वक्त में आके ये पॉसिबल हो गया था कि हम ब्रेक थ्रू कर लेते। महीना पहले, महीना बाद में, 2 महीने पहले, 2 महीने बाद में, वी वुड हैव ऑल बीन सेलिब्रेटिंग दिस पर्टिकुलर विजिट। लेकिन मैं आपको चंद चीजें आपने जो जिक्र किया, देखिए अस वर्सेस देम, ये जो सिंड्रोम है ना, कि आप उधर बैठे हैं मॉस्को में, पीछे पाकिस्तान के पीटीआई के आप नुमाइंदे नहीं हैं, आप पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, और आपने वहां पे अस वर्सेस देम अपने ही मुल्क के लोगों के साथ शुरू कर दिया। यानी ये क्या 2 ग्रोहों में बट गए आप वहां पे रूस में जाके? रूस ने या किसी मुआशी तरक्की ने या किसी सियासी सोच ने आपको तो यकजा करना था। आप खुद ही अपने वुज़रा और अपने हाथों से अस वर्सेस देम के अंदर चले गए। ये केज टाइगर फिनोमिनन जो है ना, और नहीं बहादुर हैं, दलेर हैं, हम केज टाइगर हैं, हम बोल्ड हैं, वी विल डू दिस। थोड़ा सा जरा फॉरेन पॉलिसी के अंदर ठहर के आराम से सोच के काम किए जाते हैं, क्योंकि ये नस्लों का मामला है। ये सिर्फ आपका खेल का मैदान नहीं है, ये खेल का मैदान नहीं है, ये नस्लों का मामला है। तीसरी बात, हमारे यहाँ क्यों इस तरीके से ये जोर हो रहा है इस वक्त जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, ये जो कि रूस में बिल्कुल ठीक है और अमेरिका के साथ ही, और अमेरिका से दूरी इख्तियार, सेगमेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, हर सोसाइटी में होते हैं। हमारे यहाँ सेगमेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो कि इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट के इर्द गिर्द हैं, और उसके अंदर मैं इंस्टीट्यूशनल ऑब्ड्यूरेसी को भी शामिल करता हूँ, इंस्टीट्यूशनल वो जो होता है ना कि हट धर्मी, उसको भी शामिल करता हूँ। मिला के उन्होंने पुश किया है इमरान खान को इस चीज़ के ऊपर। ये सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी वो इन्फ्लुएंस ला रहे हैं। कईयों को अमेरिका का रोल अफगानिस्तान में पसंद नहीं था, कईयों को अमेरिका का रोल लार्जर मिडिल ईस्ट में पसंद नहीं है, वो सब के सब पुश करते हैं पाकिस्तान को इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। हमें उससे बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। बिल्कुल एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाऊंगी और वापस आगे फिर फाइनली हम बात करेंगे जो सियासी मामलात हैं उसके ऊपर, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब जरा बात कर लेते हैं ऑपोजिशन की सियासी गहमा गहमी के हवाले से, जहां एक तरफ यहां तक दावा किया गया कि काफ लीग ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया पीपल्स पार्टी के सामने, जिसको काफ लीग ने डिनाई किया बाद में। लेकिन ये एक हकीकत है कि बहुत ज़्यादा मुलाकातें ऑपोजिशन की इस वक्त हो रही हैं, जो हुकूमती इत्तेहादियाँ उनके साथ भी, और दावा ये भी कर रहे हैं कि हुकूमती लोगों से भी उनकी बातचीत जारी है। ज़ेगम साहब, पहले आप कॉमेंट कीजिएगा इस सियासी सूरत हाल के ऊपर। अब मुलाकातें और ये सब कुछ तो हम देख ही रहे हैं हो रहा है, लेकिन एक तरफ एहसन इकबाल है, वो ये कहते हैं कि हुकूमती वजीर जो टीवी पे आके बातें करते हैं वो बाद में हमें फ़ोन कॉल मिलाते हैं कि हमारी कोई जगह बना के रखिएगा। दूसरी तरफ हुकूमत है, वो ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने कार्ड्स छुपा कर खेल रहे हैं, और असल में तो हुकूमत के दर्जन भर से ज़्यादा ऑपोजिशन के लोग हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। आपको क्या नज़र आता है? आपको नज़र आ रहा है ऑपोजिशन की कोई तदबीरें सच होती हुई आने वाले वक्तों में? देखिए, अब तक कार्ड्स तो दोनों तरफ से छुपे हुए हैं, इसीलिए जो प्रॉब्लम है एनालिसिस में कि हमारे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जितनी ये सीरियस मूव आई है उससे लगता है कि इसके पीछे कुछ तो कॉन्फिडेंस है अपोजिशन का, और जिस तरीके से उनके राब्ते हुए हैं गवर्नमेंट के अलाइज के साथ,
और इस बात में भी हकीकत लगती है कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो चाहते हैं कि अगर उनको अगले इलेक्शन में वोट इंश्योर कर दिया जाए, ख़ासतौर पे पंजाब में PLNM का, तो वो साइड स्विच करने को तैयार है। मुझे लगता है, बल्कि अब तो वाज़ेह हो गया, जरदारी साहब ने कह भी दिया कि जो असल मसला है वो ये है कि अगर ये तहरीक होती है और तहरीक कामयाब भी हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा। वहाँ पर आकर इन पार्टियों के मफादात अलग हो जाते हैं, खास तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के मफाद अलग हो जाते हैं। जरदारी साहब ने भी जैसे कहा, बात वहाँ पे फंसी हुई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज कभी ये नहीं चाहेगी कि ये साल 1.5 साल तक जो हुकूमत तब्दील होने के बाद नई हुकूमत बने या नए वजीर आजम आए बरकरार रहें। और दूसरी बात जो है, पंजाब में सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो चौधरियों को हुकूमत सौंप दे, और वो भी साल 1.5 साल के लिए सौंप दे। उससे तो बाजी पलट सकती है। आप देखिए, जब बहुत बड़ा एक अच्छा चांस था 90 की दहाई में चौधरियों का वजीर आला बनने का, वो समझते थे कि उनका हक है, उनका ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट था मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, उस वक्त उन्हें वजारत आला नहीं दी गई। वजारत आला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें इमरान खान साहब ने वजारत आला नहीं दी। वजारत आला इतनी बड़ी चीज़ है, एक तो पंजाब की वजारत आला वाला मामला, और दूसरी बात कि नई हुकूमत कितने अरसे रहेगी। मुस्लिम लीग नवाज इस बात पे बिल्कुल नहीं मानेगी। अगर पीपल्स पार्टी इस बात पे तैयार हो जाती है कि अदम एतमाद के फौरन बाद जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं, तो फिर तो मेरा ख्याल है अपोजिशन आगे मूव करेगी। उसके बाद कामयाब होगी या नहीं होगी वो तो जाहिर है फ्लोर ऑफ द हाउस पे पता चलेगा। उसमें कोई सरप्राइजेस भी हो सकते हैं, क्या नंबर्स आते हैं, दरमियान में कितने एक दूसरे पे असर डालते हैं। और आप देखिए, जिस तरह से ये हुकूमत चला रही है, जिस तरह से ये हुकूमत FIA को इस्तेमाल कर रही है, बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को यूज़ कर रही है, उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हुकूमत अपनी ताकत मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करेगी। अपोजिशन जो कुछ कर सकती है वो ज़रूर करेगी। और इस तरह की गेम है कि जब तक ये सामने आती नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसका नतीजा क्या होगा। इसका नतीजा क्या हो सकता है? शहजाद साहब, इत्तेहादियों को क्या ऑफर कर सकते हैं? ये एक सवालिया निशान तो है। काफ को पंजाब में PMLN, जिस तरह जैगम साहब बात कर रहे हैं, MQM को सिंध में पीपल्स पार्टी क्या दे सकती है? आपकी नज़र में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये जितनी भी मुलाकातें और बातें सामने आ रही हैं? एक तो जैगम साहब के तज्जिए से मैं मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। मेरा ख्याल है रेयरली कोई इतना क्लैरिटी के साथ हमारे यहाँ रिसेंटली कोई इस तरह कोई बात करता है। मैं समझता हूँ कि देखिए, अभी आज राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोग्राम के अंदर कमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि जो ही ये तरीके अदम एतमाद होती है तो क्या उसके बाद ये तय है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं ये वज़ीर आला बना दिए जाएंगे एज पर दी, जिस हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये फैसला तो मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। ये यानी यहाँ बैठा PMLN का आदमी कोई ये नहीं कह सकता और एग्री नहीं कर सकता कि हाँ वाकई चौधरी परवेज़ इलाही को ये वजारत आला दे दी जाएगी। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ और जो मैं कहता हूँ वो ये कहता हूँ कि वजारत आला वो 3 या 4 माह के लिए नहीं लेंगे। चौधरी साहब बहुत, या उनकी जो फैमिली है, बहुत पुराने और मंजे हुए सियासतदान है। उनको ये साल 1.5 साल का सौदा अगर कोई दे तो वो कबूल है, वो कबूल होगा, क्योंकि उसके अंदर फिर वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं अगले इलेक्शन के लिए अपने आप को। साल के लिए वजारत आला देना किसी भी सूरत नून लीग के लिए काबिल कबूल होगा उनका पंजाब में? एग्जैक्टली, एंड सो दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि अगर नून लीग मानने को तैयार नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही, तो चौधरी परवेज़ इलाही फिर खामखा में उठ के अपनी जो इस वक्त पोजीशन है उसको खराब करेंगे और PTI को खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए अदम एतमाद के ऊपर इस वक्त बहुत सारे सवालिया निशान हैं, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी जी। हाँ, इजाजत दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चली जाती हूँ। जरा ब्रेक के हवाले से मजबूरी होती है, लेकिन डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर एक और भी एंगल है इस सारे मामले के अंदर, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जिस सियासी मंजरनामे के हवाले से हम बात करें, मैं क्विकली अब आखिरी मरहले में प्रोग्राम के बात करूंगी। शहजाद साहब, पहले आपसे, एक तो मरियम औरंगजेब की एक प्रेस रिलीज खबरों की गर्दिश कर रही थी कि कॉलें आ रही हैं उन लोगों को जो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, सिलसिला बंद होना चाहिए। एक स्पेसिफिक तरफ उन्होंने इशारा किया। दूसरी बात, आज अंसार अब्बासी साहब की खबर भी अखबार में हमने देखी कि DGISI की तरफ से मुलाजमीन को सियासत से दूर रहने के हवाले से हिदायत दी गई हैं। उससे पहले भी इदारा DGISPR वाज़े कर
कर चुके हैं कि हमें सियासत के साथ हमारा जिक्र ना किया जाए। आपको लगता है कि नून लीग की तरफ से या ऑपोजिशन की तरफ से अब ये गुंजाइश है उनके पास कि वो इस किस्म की सियासत या इस किस्म का बयानिया सामने रखा जा सके कि हमें एक न्यूट्रल माहौल फराहम किया जाए आगे मामला चलाने के लिए? देखिए, पहली बात है कि ये जो फ्लक्स है, जिसमें जो सियासत का फ्लक्स है आजकल, कुछ गैर मतलब अनसर्टन सी सिचुएशन है, अनसर्टन हालात हैं, तो इसलिए इन हालात के अंदर किसी को कोई यकीन नहीं है कि उसका जो पत्ता है वो काम करेगा या चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा, अब हर एक के पास कुछ ना कुछ है किसी को ब्लेम आउट करने के लिए। अगर ये इनकी अदम एतमाद हो नहीं पाती या होने के बाद फेल हो जाती है, तो आप मुझे बताइए कि क्या ख्याल है आपका, कौन सबसे कॉमन टारगेट होगा जिसकी वजह से ये सब कहेंगे कि ये इनकी अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई? तो ये उसका एक आज आपको पहला एक हल्का सा इशारा मिला मरियम औरंगजेब के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, और वो हो ना होने की वजह ये है कि उनको अभी से बात कर दी कि अच्छा इनको चाहिए कि अच्छा। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब भी हम अपने अदारे की बात करते हैं, वो अदारा अपने आप को आप सबसे दूर करना चाहता है। वो हर हुकूमत के साथ खड़ा होगा, चाहे वो PMLN की होगी, PPP की होगी, PTI, जिसकी मर्जी होगी, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसके बारे में हर रोजाना शाम के वक्त खबरों के अंदर उसको डिस्कस किया जाए। और वो ये भी नहीं चाहता कि उसको खाम खा का एक ऐसा निशाना बना दिया जाए, क्योंकि तारीख के अंदर कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से बहुत आसान है कि हर चीज़ उस पर पिन की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी, और देखिए ना, हम आफ्टर ऑल बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, जैगम साहब कर रहे हैं, आप कर रही हैं, हम बगैर उस इदारे को बीच में डाले हुए, इन्वॉल्व किए, हम अपनी एक पॉलिटिकल लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं अपने तमाम चीज़ों की। जो मामलात हो रहे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो क्या वजह है कि सियासी जहन उस तरफ नहीं चलते, सिर्फ हम लोगों के जहन चलते हैं उस तरफ? मेरा ख्याल है उनको अपनी मैच्योरिटी पे थोड़ा सोचना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मंझी हुई सियासतदान जिस तरह के मरियम औरंगजेब साहिबा, उनको इस तरह की चीज़ कहनी चाहिए। जैगम साहब, ये जो कुछ तब्दीलियां भी अहम किस्म की आई उस हवाले से भी, उसके बाद अब आप समझते हैं कि इस ऑपोजिशन के पास, खासकर नून लीग के पास, जो नाम तक ले रहे थे पहले, उनके पास अब गुंजाइश है? ये जो प्रेस रिलीज है, ये कहीं फेस सेविंग के लिए तो नहीं जो मरियम औरंगजेब की तरफ से जारी की गई है, या अभी भी गुंजाइश है कि ये इस तरह की बातें कर सके मौजूदा सूरत हाल में? देखिए, हम सबकी ख्वाहिश होगी कि सियासतदान ऐसी बातें ना करें, और हमारी ये ख्वाहिश होगी कि ऐसे हालात भी ना हो कि सियासतदानों को ऐसी बातें करनी पड़े। इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक गुफ्तगू मेरे नज़दीक जो है वो अपोजिशन की तो नहीं है। अपोजिशन से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक गुफ्तगू जो है वो तो खुद हुकूमत के लोग कह रहे हैं। कौन दिन रात कहता है 1 पेज, कौन कहता है कि हमारे सर पे हाथ है? ये सब बातें, ये सब नारे तो खुल्लम खुल्ला जो है वो हुकूमती अरकान लगाते हैं, और वो इस बुनियाद पे नहीं लगाते कि हुकूमत को एज गवर्नमेंट सपोर्ट हासिल है या नहीं है। वो तो एक अलग बात है, जाहिर है एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है पाकिस्तान की जो फौज है, और ये फौज की बात नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की बात है। हमें फौज और इस्टेब्लिशमेंट पे भी ज़रूर फ़र्क करना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल आर्मी एक और चीज़ होती है और इस्टेब्लिशमेंट एक मुख्तलिफ चीज़ होती है। तो इसको इस सारे गुफ्तगू को, इस नैरेटिव को जितना इस हुकूमत ने और हुकूमत के वज़रा ने जितना मुतनाज़ा बनाया है, उतना तो शायद अपोजिशन ने भी नहीं बनाया। देखिए, मेरी राय ये है कि ये 1 पेज आप कह लें, ये हाइब्रिड सिस्टम कह लें, ये तो अब सस्टेनेबल नहीं रहा, क्योंकि इस हुकूमत की जो नाकामी है, इसकी जो गवर्नेंस में नाकामी है और बढ़ती हुई अनपॉपुलैरिटी है, कितनी शदीद अनपॉपुलैरिटी आपको सर्वे आफ्टर सर्वे ये बता रहा है, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन बता रहा है, बाई पोस्ट बता रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के पोल बता रहे हैं, उसका तो बोझ कोई नहीं उठा सकता। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इदारा ये इसरार करेगा कि वो सियासी तौर पर इनके पीछे खड़ा हुआ नजर आए। तो अगर कोई ताल्लुक था भी तो बिल्कुल इस वक्त का तकाजा यही है, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे तो पाकिस्तान के हैं, वो 100% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों वो एक अनपॉपुलर पार्टी को, जिसकी 33% एट बेस्ट जो है वो फॉलोइंग थी और मजीद कम हो रही है, उसके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। अगर वो पीछे हट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुश आइंद है। और इस तरह की गुफ्तगू, ऐसे हालात की तरफ हम आई विश के जाएं कि जिसमें ये गुफ्तगू बिल्कुल खत्म हो जाए और हम किसी भी उस रेफरेंस के बगैर हम तमाम सियासी गुफ्तगू कर सकें। मैं छोटी सी बात ऐड कर सकता हूं? जब डिबेट जी जरूर कहिए शहजाद साहब जी, क्विकली। देखिए, मेरे हम अपने तज्जिए में, और ये अभी की बात नहीं है, हमेशा के लिए मैं ये कहता हूँ और बहुत देर से कहता हूँ, जब तक पॉलिटिकल लॉजिक और पॉलिटिकल लॉजिक बेस्ड अराउंड एग्जिस्टिंग ग्राउंड रियलिटीज, अगर हमें उस पॉलिटिकल लॉजिक की वजह से कोई चीज होती हुई नजर आती है तो हमें वो ज्यादा काबिल कबूल होनी चाहिए, बजाय कॉन्स्पिरेटोरियल
सिचुएशंस के जिसके अंदर के हम इदारों को और पाकिस्तान के इदारों को मुलविस करें। तो मेरी दरख्वास्त है अपने लोगों से कि वी शुड बी पॉलिटिकली लॉजिक, अगर कोई चीज प्रूव होती है तो मेरे ख्याल में वही लाइकली रास्ता है, बजाय इसके कि कॉन्स्पिरेसी को उसमें बिल्कुल ऐसा ही है। एब्सोल्युटली। साथ ही मेरे पास वक्त भी खत्म हो गया, वक्त होता है जैगम साहब मैं जरूर एक बार फिर आपकी तरफ आती हूँ और मज़ीद भी हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जैगम खान साहब, शहजाद चौधरी साहब, आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी है, रूस के दौरे के हवाले से भी, सियासी मामला के हवाले से भी। अब आप लोग खुद डिसाइड करते हैं जो भी बातें होती हैं उसमें से आपने क्या नतीजा अखज़ करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।